साहिल पांडे एकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एसएससी सीएचएसएल की क्लास फोर्थ। मुझे पता है बहुत दिन बाद ये क्लास फोर्थ आई है, लेकिन अब ये रेगुलर रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ स्टैलिन। थोड़ा डिटेल में जानेंगे हम लोग इसको। जोसेफ स्टैलिन एक प्रसिद्ध रूसी राजनेता थे जिनका कार्यकाल 1922 से 1953 तक रहा। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। इन्होंने ही पहली बार 1925 में उसमें पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। इनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य निम्न हैं: पंचवर्षीय योजना का निर्माण, कृषि क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य आदि। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 12वीं। आइए डिटेल में जानेंगे इसको। वर्तमान में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 योजना चल रही है, जिसमें कृषि विकास का लक्ष्य 4% है, उद्योग विकास का दर लक्ष्य 10.9% है, सेवा में विकास दर का लक्ष्य 10% वार्षिक रखा गया है और सकल घरेलू उत्पाद का दर लक्ष्य 9% रखा गया है, जिसको बाद में घटाकर 8% वार्षिक कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1969 से 1980 ऐसा वर्ष रहा जब भारत प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्रों में तुलनात्मक वृद्धि दर पाई गई। छठी योजना से लेकर 12वीं योजना तक सर्वाधिक खर्च ऊर्जा क्षेत्र पर हो रहा है तथा इसका उद्देश्य तीव्रतर, संरोपण और अधिक समावेशी विकास था। अगला क्वेश्चन है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। 12वीं पंच योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक निर्धारित है। पंचवर्षीय योजना भारत की राष्ट्रीय योजना कार्यान्वित होती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य थीम तीव्र, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, यद्यपि गरीबी निवारण संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना से शुरू किया गया था। अब हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में। हमारा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए इसको डिटेल में जानेंगे हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था होना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है
जिसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात दोनों में सह अस्तित्व पाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास व पूर्णावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वी केलकर। डिटेल में समझेंगे इसको। बुनियादी ढांचा विकास हेतु डॉक्टर वी केलकर की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदार मॉडल से संबंधित केलकर समिति की रिपोर्ट 28 दिसंबर 1915 को जारी की गई थी। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हमारा क्वेश्चन है, 4 मई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की थी? इसका सही आंसर होगा 1970 के दशक में। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीली क्रांति ने। इसको अब हम लोग डिटेल में जानेंगे। हरित क्रांति का संबंध खदान उत्पादन से, जबकि श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति बागवानी से है तथा पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए इसको डिटेल में जानेंगे। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में मेक्सिको में विकसित नवीन उर्वरक प्रतिचारी गेहूं की बोनी प्रजातियों के प्रयोग में हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में गेहूं की कृषि से हुई, परंतु 1983 के बाद इसका प्रसार चावल की कृषि में हुआ। बाद में हरित क्रांति का प्रसार पूरे भारतवर्ष में हुआ, परंतु सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश को ही रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। भारत में 1966 से 1967 की नई कृषि नीति में उन्नत किस्म के बीजों को अपनाने, रासायनिक खादों के प्रयोग तथा बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि को हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। हरित क्रांति के सूत्रपात का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मेक्सिको के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को है। भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन में पड़ा। इसके बाद धान एवं गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप बढ़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। आइए डिटेल में जानेंगे इसको। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता एम.एस. स्वामीनाथन हैं, जबकि इसके जन्मदाता नॉर्मन बोरलॉग हैं। बोरलॉग ने मेक्सिको में गेहूं की नई किस्म की खोज कर गेहूं उत्पादन में क्रांति ला दी।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में हुई। इसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों तथा बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीली कुक्कुट पालन। ये सम्मिलित नहीं है। आइए इसको डिटेल में जानते हैं। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। विभिन्न क्रांतियाँ इस प्रकार हैं, चलिए जानते हैं। सुनहरी क्रांति उद्यान या फल उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति अनाज उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस उत्पादन पर पड़ा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं के उत्पादन में। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 1967 में प्रारंभ हुई। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं और कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा तथा हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक देखा गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में किससे संबंध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दुग्ध आपूर्ति से। चलिए इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ऑपरेशन फ्लड योजना देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई योजना है। यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। यह योजना 3 चरणों में चली थी, 1967 से 1978 और 1978 से 1985 तथा 1985 से 1994 तक चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में अशातित वृद्धि हुई और भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादक देश बन गया। अब हम बात करेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार से बनते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने। आइए डिटेल में जानते हैं हम लोग इसको। भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवा की पेशकश आईसीआईसीआई बैंक ने 1998 में की थी। आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। पहले इसका नाम इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टिकोण से भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र में। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। इसकी 13,000 शाखाएं हैं और 190 विदेशी ऑफिस हैं। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था।
इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है। 1955 के बाद इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक बैंक को। आइए डिटेल में जानते हैं। भारत में कृषि और संबंधित क्रियाकलापों को वाणिज्यिक बैंक द्वारा सबसे अधिक ऋण दिया जाता है। इन सबको ऋण नाबार्ड बैंक देती है। नाबार्ड सीधे खाते नहीं खोलती तथा बैंकों के माध्यम से लोगों को ऋण देती है। सबसे ज़्यादा ऋण वाणिज्यिक बैंक ने, तत्पश्चात सहकारी बैंक ने ऋण दिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित हुआ कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में। वर्ष 1981 और 82 के केंद्रीय बजट में भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी तथा वर्ष 1982 में इस बैंक का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य निर्यातकों एवं आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर विदेशी व्यापार का संवर्धन करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1935 में। आइए डिटेल में जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया। सर ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे तथा वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंधन बैंक। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। बंधन बैंक भारत की एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। 23 अगस्त 2015 को बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नामक पूर्ण बैंक की शुरुआत कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक ने जून माह में इसे वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दे दी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम में। आइए डिटेल में जानते हैं इसको। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम तथा गोवा राज्य में नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना है तथा इस बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 बैंकों का। आइए इसको डिटेल में जानेंगे।
भारत में 14 उन बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 को उन 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जिनकी जमा एवं धनराशि 200 करोड़ से अधिक थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उर्जित आर पटेल। आइए इसको डिटेल में जानेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर उर्जित आर पटेल थे। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के आरबीआई अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कितनी सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 पारित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 बैंकों का। आइए डिटेल में जानेंगे इसको। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 को मंजूरी दे दी थी। यह विधेयक 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आरबीआई अधिनियम धारा 7। आइए डिटेल में जानते हैं इसको। भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्तशासी संस्थान है। यह अपना निर्णय स्वयं करता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार आरबीआई के गवर्नर से परामर्श लेकर लोकहित में भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 7 के अनुसार। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। आइए डिटेल में जानते हैं इसको। जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था तथा किंतु 1937 में यह स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय बैंकों के ग्राहकों की शिकायत एवं समस्या को सुलझाने के लिए आरंभ की गई एक योजना है। यह एक स्वशासी स्वतंत्र संस्था है जो बैंकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की निगरानी रखता है। ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत व समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल की शिकायत कर सकता है। बैंकिंग लोकपाल आरबीआई द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फेडरल बैंक लिमिटेड।
आइए इसको डिटेल में जानेंगे। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक तथा यूको बैंक भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख वाणिज्यिक बैंक है। इसका कार्यालय कोची, केरल में स्थित है। अब यह हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक का टॉपिक समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये रहा हमारा क्वेश्चन। 1951 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकरण को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। वर्ष 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नई उदार आर्थिक नीति आरंभ करने के पीछे निम्न उद्देश्य प्रमुख थे। आइए जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारने के साथ साथ इसे बाजार के रुख के अनुरूप बनाना, मुद्रास्फीति के दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक विकास दर को बढ़ाना और विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार का निर्माण करना, आर्थिक स्थिरीकरण को पर्याप्त करने के साथ साथ सभी प्रकार के अनावश्यक आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाना। वर्ष 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के 3 प्रमुख घटक या तत्व थे। पहला उदारीकरण, दूसरा निजीकरण और तीसरा वैश्वीकरण। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीबी रामकृष्ण। आइए डिटेल में जानते हैं इसको। भारत में प्रथम विनिवेश आयोग का गठन वर्ष 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में किया गया। अगस्त 1999 तक इस कमेटी ने 58 सार्वजनिक उद्योग से संबंधित सिफारिशें दी। आयोग की सिफारिश के आधार पर विनिवेश हेतु 16 मार्च 1999 को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को 2 भागों में, सामरिक और गैर सामरिक में बांटा गया। भारतीय संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों में सरकारी अंशधारिता नियंत्रण को निजी हाथों में बेचे जाने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाता है। भारत में विनिवेश की प्रक्रिया का आरंभ वर्ष 1991 से 1992 में रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैश्वीकरण की ओर। आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और तीव्र करना है, ताकि भारतीय उद्योगों को वैश्वीकरण की ओर उन्मुख करके विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, VIFR किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुगड़ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। आइए इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। रुगड़ औद्योगिक इकाई के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी 1947 में एक संवैधानिक संस्था औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई, इसकी जांच के लिए
2,933 मामले निजी क्षेत्र के 80 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम तथा 135 राज्यीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम हैं। VIFR की स्थापना टी तिवारी समिति के सिफारिश के आधार पर हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1991 में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई। वर्ष 1991 में सरकार ने आर्थिक स्थिरीकरण एवं ढांचागत सुधार के रूप में आर्थिक सुधार किए। आर्थिक स्थिरीकरण का संबंध मांग प्रबंधन से है, जबकि ढांचागत सुधार अर्थव्यवस्था की पूर्ति पक्ष की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। आइए हम लोग जानेंगे आर्थिक स्थिरीकरण क्या है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के सुधार किए जाते हैं। पहला, मुद्रास्फीति की नीची व स्थिर दर। दूसरा, भुगतान संतुलन के समर्थ स्थित। तीसरा, राजकोषीय संतुलन। अब जानेंगे हम लोग ढांचा सुधार क्या है। इसके अंतर्गत निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। पहला, व्यापार तथा पूंजी प्रवाह सुधार। दूसरा, औद्योगिक नियंत्रण को समाप्त करना। तीसरा, सार्वजनिक उपक्रम सुधार और उनमें विनिवेश वित्तीय क्षेत्र में सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1991। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव के द्वारा की गई। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित कदम उठाए गए। पहला, औद्योगिक लाइसेंसिंग को सीमित किया गया। एकाधिकार का प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र। तीसरा, विदेशी निवेश। पांचवा, विदेशी प्रौद्योगिकी के संबंध में नीतिगत निर्णय की घोषणा की गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ।